संकल्प में आप सबका स्वागत है। मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बढ़ते हुए सीरीज के अंतर्गत आज फ्रांसीसी क्रांति पर हम विचार करेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति, या इसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं, या फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसको हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। देखिए, जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी यह इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी घटना जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का स्टार्टिंग किया था। मतलब युगांतकारी का मतलब क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। एक एक वर्ड का मतलब आप लोगों को समझना जरूरी है। युगांतकारी, युगांतकारी, युगांतकारी का मतलब होता है युग। युग मतलब क्या होता है, समय, टाइम, एक टाइम को निरूपित करता है युग। और अंतर, इसमें देख लेते हैं, पार्ट इसको करते हैं। इसमें पार्ट करेंगे तो एक आएगा युग, अंतर करने वाला, युगांतकारी घटना है। ठीक है, तो देखिए, वैसे घटना है जो एक युग को, जो युग में परिवर्तन, टाइम में चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हादसा हो जाता है आपके साथ, आप अच्छे होते हैं, आप मान लीजिए कि कोई गलत राह पर चल रहे हैं, ठीक है, उसी समय में आपको एक अच्छा सज्जन पुरुष का साथ मिल जाता है, तो आप उस रास्ते से हट करके भलाई के रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, यह एक युगांतकारी घटना होगी जो आपके एक युग का अंत कर दिया। एक टाइम होता है युग, उसको आप बदल देना। तो ये भी जो फ्रांस की राज्य क्रांति था एक युगांतकारी घटना थी। कैसे? क्योंकि यह जो फ्रांस में जो था एक राज्य का शासन था, एक क्या कहते हैं, राजघराने का शासन था। और उस राजघराने के शासन मतलब प्रजातंत्र, सॉरी, राजतंत्र था। फ्रांस की क्रांति में राजतंत्र को देखने को मिलता है। और यह राजतंत्र फ्रांस की क्रांति पर, फ्रांस पर इतना हावी हो गया था, इतना यह अत्याचार करने लगा था कि सब उस समय के जो फ्रांस में लोग थे वो इससे पीड़ित हो गए, इससे परेशान हो गए। अंततः एक क्रांति होती है सन 1789 ईस्वी में। उसी क्रांति के फलस्वरूप इस क्रांति के फलस्वरूप राजतंत्र का गला घोंट दिया जाता है और उसके स्थान पर प्रजातंत्र लागू कर दिया जाता है, तथा प्रजातंत्र स्थापित कर दिया जाता है। और एक संविधान, लिखित संविधान एक अस्थायी रूप से लागू किया जाता है। और उसको, हालांकि ये जो विधि थी यह बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु होता है तो उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाकर फिर वही वियना कांग्रेस होता है, इसको हम समझते चलेंगे। ठीक है, फिलहाल समझिए युगांतकारी घटना का मतलब। यह इसलिए युगांतकारी घटना थी क्योंकि एक युग राजतंत्र था, उसको चेंज करके यह प्रजातंत्र में ला दिया। एक युग राजतंत्र था, उसको चेंज किया प्रजातंत्र में। तो चेंजिंग जो होता है टाइम्स में, उसको युगांतकारी कहते हैं। और यह घटना थी एक विशाल, इसलिए इसको हम युगांतकारी घटना के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण थे उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण में सबसे पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस में उस समय राज्य की जो स्थिति थी वो कैसी थी, राजनीतिक विधि व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हम डील करते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्रांस में एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें बुर्बो राजवंश का शासन व्यवस्था था। किस राजवंश का शासन व्यवस्था? बुर्बो राजवंश। आपको याद रखना है कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखनी है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और बुर्बो वंश का
बुर्बो राजवंश का शासन व्यवस्था चल रहा था वहां पर। ठीक है, अब भाई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और राजवंश है, तो यहाँ पर एक राजा का भी होना जरूरी है। तो यहाँ का बुर्बो राजवंश का जो राजा था उसका नाम था लुईस 16। क्या? लुईस 16। फ्रांस का राजा का नाम बुर्बो राजवंश का लुईस 16। अब यह था कैसा, इसका नेचर कैसा था उसको जानते हैं। यह एक निरंकुश, जो बिना अंकुश का होता है, जिसको जनता पसंद नहीं करती है, अयोग्य, जिसको कोई बिना योग्यता का राजा बन जाता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, वो, तथा फिजूल खर्ची भी था, साथ ही साथ फिजूल खर्ची भी था, मतलब अफवाह पैसा उड़ाता था। कहने का मतलब है कि बुर्बो राजवंश का शासन व्यवस्था था जिसका राजा लुईस 16 था, जो निरंकुश, अयोग्य तथा फिजूल खर्ची था। क्या था? फिजूल खर्ची था। अतः इससे जो जनसाधारण थे, जनता लोग थे, फ्रांसीसी जनता, इससे भारी असंतुष्ट थे। साथ ही साथ ये तो था ही, और इसकी वाइफ जो थी, पत्नी थी, इससे भी बड़ी कमीनी निकली। ये तो कमीना था ही, इसकी वाइफ इससे भी बड़ी कमीनी। देखते हैं वो क्या करती थी कि ये तो फिजूल खर्ची था ना, 2 रुपये उड़ाता था तो वो 10 रुपये उड़ाती थी। 2 बीघा खेत बेचेगा तो 10 बीघा बेच देती थी। देखिए, इसका विवाह जो था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी अंतोनेत कर देती थी, मेरी अंतोनेत। इसकी जो वाइफ थी ऑस्ट्रिया से आई थी और उसका नाम था मेरी अंतोनेत। और वो क्या करती थी कि जब भी उत्सव होते थे, कोई भी फंक्शन होता था, तो उन उत्सवों में ये काफी रुपए लुटाती थी। बहुत सारे पैसे अफवाह में फेंक देते थे दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर। मतलब राजकोष था उसका, जो इन लोग गलत उपयोग उठा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर तो बताइए कि अगर यहाँ पर पैसों की कमी हो रही है, अफवाह पैसे उड़ाया जाएगा तो पैसों की कमी आएगी, और वो पैसों की कमी आएगी तो भरपाई करने के लिए जनता पर करों का बोझ बढ़ जाएगा, और टैक्स जब ज़्यादा होंगे और जो जनसाधारण होगा उनसे, किसानों से, कृषकों से भरपाई नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? आंदोलन होगा। इसी कारण से आंदोलन होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी रुपए लुटाती थी। साथ ही साथ ये अपने खास आदमियों को, ये आपको याद रखना है, अपने खास आदमियों को ऊंचे ऊंचे ओहदे दिलाने में, जो अच्छे जो पद होते थे, ठीक है, राजघराने में जो अच्छे पद होते थे, उच्च पदों पर अपने मेरी अंतोनेत के जो खास आदमी थे उनको वो ऊंचे पद दिलाने के लिए राज्य कार्य में दखल अंदाजी करती थी। देखिए, औरत के चलते ही रामायण हुआ, औरत के चलते ही महाभारत हुआ, औरतें के कारण के ये फ्रांसीसी क्रांति भी हुई। हम मानते हैं कि इसके ही कारण, ज्यादातर इसके ही कारण ये हुआ, क्योंकि एक पुरुष को सुधारने में औरत का बहुत ही अच्छा भाग होता है, हाथ होता है, लेकिन एक पुरुष को बिगाड़ने में वो महिला और भी हाथ निभा देती है। तो यहाँ पर ये फिजूल खर्ची था ही, जो लुईस 16 था ये फिजूल खर्चा करता था। लेकिन इसको यहाँ चाहिए, मेरी अंतोनेत को चाहिए कि नहीं भाई, आप अगर ऐसे खर्चा करेंगे तो हमारा राजकोष खाली होता चला जा रहा है, तो इसको संचय करना चाहिए, धन को संचय करना चाहिए। तो ये 19 था तो ये 20 थी, ये 2 रुपए उड़ाता था, 10 रुपए उड़ाती थी, तो बताइए। और ये राज्य कार्य में दखल अंदाजी भी करती थी, तो दखल अंदाजी करती थी, दखल देती थी। कोई भी फैसला लेना होता था तो ये पहले बोल देती थी कि नहीं, ऐसा नहीं, ये अपने भलाई के लिए अपने आदमियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाती थी। ठीक है, और फायदा दिलाने के क्रम में क्या होता था कि जो इसके आदमी थे, इन पर पूरे राजकोष का 9% हिस्सा, राजकोष का 9% जो रुपए होते थे, पैसे होते थे, इन्हीं पर खर्च हो जाता था। लेता है कि 10 अरब लिवरे उधार लेता है। अमेरिका को मदद करने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज का बोझ बढ़ गया था। अब यहाँ पर लिवरे क्या है तो देखिए, लिवरे जैसे हमारे यहाँ का
आजकल का तत्कालीन मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से उस समय फ्रांस का जो तत्कालीन मुद्रा था वो लिवरे था। ठीक है, लिवरे लिखे हैं, लिवरे था। ठीक है, तो 10 अरब लिवरे इस पर कर्ज से भी अधिक कर्ज इस पर आ गए थे। मतलब इसकी जो स्थिति थी डामाडोल थी ही, और साथ ही साथ इस पर कर्ज भी आ गया था। मतलब कर्ज जब आ गया तो ये दबदबा गए, तो कहे बाप रे बाप, इतना कर्ज कैसे भराएगा, अब हम अपने राज्य को चलाएं कि कर्ज को भरें, पेट भरें कि कर्ज बढ़े। तो क्या किए कि एक ही रास्ता है, क्या एक ही रास्ता है, जो किसान थे जहां से हमें वसूली होती है कर की, उस कर को भाई बढ़ा दो। ठीक है, उस कर को आप बढ़ा दो, तो वहां से 2 रुपये आता था तो 4 रुपये आएगा, तो जल्दी जल्दी आएगा पैसा, तो जल्दी जल्दी कर्ज भरेंगे। तो क्या किया कि कर्ज को कर को बढ़ा दिया, टैक्स को। परिणाम तो फ्रांसीसी जनता पर करों का बोझ बढ़ा। उन लोगों ने क्या किया, ये बुर्बो राजवंश का जो लुई 16 था, उसने अब फ्रांसीसी जनता पर करों का बोझ कर 2 गुना 3 गुना 6 गुना, पता यहाँ पर दिया नहीं है कि क्या किया, लेकिन बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो देखिए ये यहाँ तक तो ये हो गया। अब देखिए भाई, तो क्या कोई उस समय ऐसी संस्था नहीं थी कि इनकी मनमानी को रोक सकती थी? कोई तो भाई, मान लीजिए ये आजकल के जो नेता हमारे यहाँ, आजकल जो हमारे भारत में नेताएं हैं, वो अगर मनमानी करेंगे तो हमारा उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब एक्शन ले लेगा तुरंत। तो क्या उस समय फ्रांस में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इनकी मनमानी को रोक सके? देखिए संस्था थी, एक स्टेटस जनरल संस्था थी। ठीक है, एक स्टेटस जनरल संस्था थी, एक पार्लियामा नामक संस्था थी। ठीक है, स्टेटस जनरल जो संस्था थी वो क्या थी कि यह तो स्टेटस जनरल संसदीय संस्था थी, यहाँ पर संसद लोग आकर बैठते थे, लेकिन केवल बैठते थे, लेकिन कब बैठते थे? 1614 ईस्वी के पहले बैठते थे। अब तो ये 1700 आ गए। अब यह जो स्टेटस जनरल थी, इस संस्था का बैठक 1614 के बाद में 175 वर्ष तक इसको कोई बैठक नहीं बुलाया। देखिए कितना ये लोग गलती काम किए कि वो अगर संस्था बैठती, अगर आप आपस में मिलकर आप सलाह करेंगे तो एक अच्छा निर्णय निकलेगा। तरह तरह की बात बुलाएगा तो उससे एक अच्छा निर्णय निकलता है। तो यह जो संस्था थी स्टेटस जनरल संसदीय संस्था थी, इसकी 1614 के बाद में 175 वर्ष तक कोई बैठकें नहीं बुलाया, ये लुई 16। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसकी कमी दिखाई देती है, कोई बैठक नहीं हुई थी। अच्छा, एक यहाँ पर न्यायालय के रूप में एक संस्था थी, न्यायालय के रूप में एक संस्था थी जिसका नाम था पार्लियामा नामक संस्था थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। लेकिन पार्लियामा नामक जो संस्था न्यायालय के रूप में गठित किया गया था, उस पर भी राजा का ही पूर्ण नियंत्रण होता था, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। होता क्या था कि पार्लियामा नामक जो संस्था थी उस पर भी जो राजा ही था, राजा का ही दबदबा बना रहता था कि नहीं, कोई भी केस करने जाता था उसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो उसके जो आदमी थे, जो उसके जज थे न्यायालय के, उसको ये पैसा केवल पर खरीद लेता था कि चलो हमारा डिग्री कर दो, हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे देते हैं, चलो भाई केस खत्म करो। तो वो भी, और हाँ एक बात, जो पार्लियामा नामक संस्था में जो अधिकारी होते थे वो भी इसके ही आदमी होते थे। अब बताइए, तो 4 वर्ष से तो यही घेरा था, लुई 16 4 वर्ष से घेर लिया था। कहाँ जाइएगा, गलती भी करेंगे और आपको कहीं केस भी नहीं करने देंगे। केस भी करने जाइएगा तो हमारे घर में नहीं केस करने जाएगा, तो वहाँ पर हमारे आदमी क्या कर लीजिएगा केस करके। पार्लियामा नामक संस्था में सारा का सारा अधिकारी लुई 16 के ही थे, तो क्या कोनो फायदा ही नहीं होता था, कोनो एक्शन ही नहीं होता था। तो लोग परेशान होकर क्या किए कि परेशान हो गए एकदम इससे। मेरी अंतोनेत लुई 16वां और मेरी अंतोनेत शासन का दुरुपयोग कर रहे थे, जो उनको शासन मिला था उनका दुरुपयोग कर रहे थे। अतः कहा जाता है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन में फिर पूरा अपन मौज मस्ती कर ली,
लेकिन जैसे ही सन 1789 ईस्वी आता है, सन 1789 ईस्वी आता है, तब तक वहाँ के जनता जो जनता जनार्दन थे उनको महसूस होता है, अरे ये तो हमें लूट रहा है, ससुरा कर बढ़ा रहा है और ससुरी उड़ा रही है, तो क्या किया जाए, इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए। और ये अंकुश कैसा होना चाहिए, दबदबा के एकदम पीटेंगे हो जाएगा ठीक, इसको हटाना पड़ेगा, ये बहुत बहुत लूट लिया हमको, केस भी नहीं होने देता, साला खा ले जाता है कुल केस है हमारा, किया क्या कि नहीं, अब देख तू नहीं बचेगा। लुई 16 और मेरी अंतोनेट हटाओ यहाँ से। क्या किया कि मेरी अंतोनेट मिलकर शासन का दुरुपयोग कर रहे थे। परिणाम तो 1789 आते आते जन साधारण जो जनता थे, जनता जनार्दन फ्रांस के, उसने भी शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगा। मतलब कि नहीं भाई, सिर्फ अब आप ही राजा नहीं रहेंगे, अब हम लोगों के बीच से एक राजा बनेगा, हम लोगों के समाज से एक राजा बनाइए और देखिए आप ही नहीं राजा बनिएगा। मतलब यहाँ पर उन लोगों के विचार में, मन में एक लोकतंत्र की भावना का उजागर हो चुका था। ये लोकतंत्र कहाँ से आया था, ये लोकतंत्र अमेरिका से, सबसे पहले लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ठीक है। वहीं से देखा था कि नहीं, अमेरिका के लोग पूरा गरीबों का भी राजा बन जा रहा है, तो हमारा देश में काहे नहीं, हमारे देश में ऐसा ही होना चाहिए। वहाँ पर समानता है, बंधुत्व है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्वता है, तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। फलता क्या कि वहाँ की जनता आक्रोश में आ गई और उतावला होने लगी, नहीं हम भी शासन में भाग लेंगे। तो शासन में भाग लेना है तो भाई लड़ाई करना पड़ेगा। तो फलता यहाँ से क्रांति होती है, और जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में उभरती है। तो ये थे हमारा फ्रांस के जो राजनीतिकरण, उस ये अब था राजनीतिकरण। ये आपको नॉलेज इसमें से बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है पॉइंट। आप संसदीय संस्था याद रखिएगा, स्टेटस जनरल, इसकी 1614 के बाद में कोई बैठक नहीं हुई 175 वर्षों तक। दूसरा का संस्था पार्लियामा, जो कि न्यायालय के रूप में था। मेरी अंतोनेट की कहानी याद रखिएगा, लुई 16वां की कहानी याद रखिएगा। बस यही 4-5 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आई होप आपको ये, मैं पूरा विश्वास आप लोग दिलाता हूँ कि राजनीतिकरण, फ्रांस का जो राजनीतिकरण था वो आपको क्लियर रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सामाजिकरण क्या थे उसके, भाई समाज की स्थिति, उस समय समाज की स्थिति क्या थी। ठीक है, आते हैं हम सामाजिकरण में। चलिए अब देखते हैं हम सामाजिकरण, राजनीतिकरण आपको दिखा दिया, अब हम सामाजिकरण की ओर चलते हैं। समाज की स्थिति क्या थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में, जो फ्रांस का सामाजिक स्थिति था वो कैसा था। देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, 3 स्टेटस, जिसको स्टेटस या श्रेणी बोला जाता था। 3 वर्गों में बटा था जिसको स्टेटस या श्रेणी बोला जाता है। 3 स्टेटस शब्द इंग्लिश है जिसको हिंदी में श्रेणी बोला जाता है। स्टेटस में 3 स्टेटस में उसका समाज, फ्रांसीसी समाज 1789 ईस्वी में बटा हुआ था। देखिए प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस, 3 स्टेटस में बटे हुए थे। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस। ठीक है, प्रथम स्टेटस के अंतर्गत पादरी वर्ग आते थे जिनको क्लर्जी बोला जाता था। क्लर्जी इंग्लिश में क्लर्जी बोला जाता है। ठीक है, प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेटस में अभिजात वर्ग, नोबिलिटी जिसको कुलीन बोला जाता है, कुलीन। ठीक है, और तीसरे स्टेटस में मध्यम वर्ग, बायोग्रियस क्लास, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, लेखक, शिल्पी, मजदूर, जो भी छोटे छोटे आदमी थे, सैनिक वैनिक, ये जो होते थे वो मध्यम वर्ग में थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्रथम स्टेटस पादरी वर्ग का था, द्वितीय स्टेटस कुलीनों का था, तीसरा स्टेटस मध्यम वर्ग था। ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड बायोग्रियस क्लास आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों वर्गों का काम समझ लेते हैं। पहले प्रथम स्टेटस में पादरी आते हैं। पादरी पादरी वर्ग का काम क्या था। पादरी वर्ग पूजा कराते थे, मतलब ये पंडित थे। ठीक है, इनका काम पूजा कराना था। पादरी पूजा करते थे। अब बात आता है कुलीनों की, तो कुलीन लड़ाई करते थे। जी हाँ, लड़ाई करते थे, इसका मतलब ये सैनिक नहीं थे, सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, अधिकारी होते थे।
सैनिक तो यहाँ से लिए जाते थे। सैनिक, छोटे छोटे सैनिक जो युद्ध में अपने आगे जाकर लड़ाई करते थे, वो सैनिक बायोग्रीस क्लास से लिए जाते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते थे और इनका काम क्या था? इनका काम सड़क बनाना, युद्ध में लड़ना, स्वामी की, इन दोनों की सेवा करना, अपने ये जो स्वामी थे इनकी सेवा करना, इनके बच्चों को खिलाना पिलाना, मतलब उनका जो सेवा होता था वो काम करना। हर वो छोटा से छोटा काम जो होता था वो ये मध्यम वर्ग के लोग करते थे। ये पढ़े लिखे होते थे, पहला काम ये पढ़े लिखे होते थे, इनके पास योग्यता होता था। इसी में डॉक्टर थे, डॉक्टर इसी से लिए, इसी में थे। इसी वर्ग में वकील भी थे, जज, अध्यापक, व्यापारी भी थे, लेखक भी थे, शिल्पी भी थे, मजदूर और कृषक इसी वर्ग में थे, सेवक भी थे इसी वर्ग में, सैनिक भी इसी वर्ग में थे। मतलब जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये मध्यम वर्ग बायोग्रीस क्लास में आते थे। ठीक है, बात क्या थी कि इन दो विभागों में, इन दो वर्गों में इनकी संख्या जो थी 80,000 पादरियों की। देखिए उस समय जनसंख्या, कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ थी। 2.5 करोड़ जनसंख्या में से 80,000 जो जनसंख्या थी वो पादरियों की थी और 40 लाख जनसंख्या कुलीनों की थी और जो शेष बचता है 90% वो शेष जनसंख्या मध्यम वर्ग की थी। मतलब ये मध्यम वर्ग अधिक थे। ठीक है, उसके बाद अभिजात कुलीन अधिक थे, उसके बाद आपको पादरी पुजारी लोग थोड़े से कम थे। इनकी जनसंख्या हो गई। अब ये जो पादरी और अभिजात वर्ग, प्रथम स्टेटस द्वितीय स्टेटस, ये दो वर्ग ऐसे थे जिनको कोई भी किसी भी तरह का कर देने की आवश्यकता नहीं थी। ये दो वर्ग जो थे कर से मुक्त थे तथा जितने भी फ्रांस में भूमि थी, जितना जमीन था उसका 40% भूमि इन्हीं के पास होता था। ठीक है, 40% भूमि इन्हीं के पास होता था। यही कुलीन यही जो थे भूमि वो बायोग्रीस क्लास में बांट देते थे किसानों को और वहीं से कर वसूला करते थे। अब देखते हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति कर नहीं देता था। ये दो वर्ग ऐसे थे जो कर से मुक्त थे, बाकी जो पूरा का पूरा कर होता था ये बायोग्रीस क्लास से लिया जाता था। ठीक है, बायोग्रीस क्लास से लिया जाता था। ठीक है, ये सब तो इन लोगों को ठीक लगता था, लेकिन एक बात, असमानता का भेदभाव, ये जो थे कुलीन और पादरी, इन लोगों के साथ डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक के साथ असमानता का भेदभाव करते थे कि नहीं, तुम छोटे जात हो, तुम्हें इस कल पर पानी नहीं पीना है, जिस बर्तन में हम खाना खाएंगे उस बर्तन में नहीं खाना है, जिस रोड पे, जिस मंदिर में हम पूजा करेंगे उस मंदिर में तुमको पूजा नहीं करने देंगे। तो भेदभाव था। तो उसी भेदभाव से इनका बहुत हर्ट होता था कि हम लोग पढ़े भी लिखे हैं, हम लोगों को समाज में कोई इज्जत ही नहीं मिल रहा है। तो क्या किए, सबसे बड़ा असंतोष था कि इनके पास योग्यता होने के बावजूद भी कुलीनों जैसा, पादरियों जैसा इनको सम्मान नहीं मिल पाता था। ये सबसे बड़ी इनका कारण था, क्रांति का सामाजिक कारण सबसे, कि मध्यम वर्ग के पास योग्यता होने के बावजूद भी कुलीनों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था और यही बात इनको सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती थी। ठीक है, इनका मानना था कि जो पद होता है और सारे के सारे उच्च पद जो होते थे इन्हीं दो वर्गों से लिए जाते थे। इस वर्ग के जो छोटे, सबसे छोटे जो निचले पद होते हैं वे पद इन्हीं मध्यम वर्ग के थे। तो इनका मानना था कि नहीं, जो पद का लेवल होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, वो वंश न होकर योग्यता होना चाहिए। मतलब कि योग्यता के अनुसार आप पद के लिए अधिकारी चयनित कीजिए। यहाँ पर था, लेकिन पद के लिए जो अधिकारी चुने जाते थे वो वंशानुगत थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों का मध्यम वर्ग का मानना था कि नहीं, आप योग्यता के अनुसार चुनिए। ठीक है, यही इनके पास सबसे ज्यादा जो ठेस पहुंचाती थी। ओके, तो ये हो गया इनका। इसीलिए मध्यम वर्ग ने एक नारा दिया कि स्वतंत्रता, इन्हीं का नारा है, स्वतंत्रता नाम का, समानता नाम का नारा दिया। फ्रांस की जो क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही नारा, यहीं से हमारा जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है, इसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है,
तो इसी क्रांति से लिया गया है इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जो कि मध्यम वर्ग ने आवाज इसका सबसे पहले नारा किसने दिया था? तो फ्रांस के मध्यम वर्ग ने इसको बोला था कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, और हम लोग एक यूनिटी में, बंधुत्व में बंध करके रहेंगे, तभी हमारा विकास होगा। हमें योग्यता के अनुसार पद मिलना चाहिए, न कि वंशानुगत होना चाहिए। तो ये हो गया। तो एक क्रांति से पहले एक नारा दिया गया, क्रांति से पहले एक व्यक्ति ने बात कही कि क्रांति से पूर्व पादरी पूजा करते थे, ठीक है, पादरी जो थे पूजा करते थे, कुलीन जो थे लड़ाई करते थे, और जन साधारण, जो ये जन साधारण मध्यम वर्ग था, वो इनके खर्च को जुटाते थे। मतलब पादरी का पूजा करने का जितना भी खर्च आता था ये जुटा कर देते थे। कौन? बायोगुरियस क्लास वाले। लड़ाई करने में जितना खर्च आता था ये जुटा के देते थे। क्रांति से पूर्व जो एक नारा है, पादरी पूजा करते थे, कुलीन लड़ाई करते थे, और जन साधारण उनका करते थे जो खर्च की पूर्ति करते थे। द क्लर्जी प्रे, द नोबिलिटी फाइट एंड द पीपुल आर पे। ठीक है, इसका एक इंग्लिश नारा है। ठीक है, तो ये हो गए सामाजिक कारण। अब यहीं से मध्यम, देखिए फ्रांस की क्रांति को मध्यम क्रांति, मध्यम वर्ग की क्रांति भी कहा जाता है। इसमें जो यही लोग, यही तृतीय स्टेटस के जो लोग थे, इन्होंने भारी असंतोष दिखाया कि नहीं, हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग क्रांति करेंगे। क्रांति किए, राज्य क्रांति 1789 आते आते इन लोगों ने क्रांति किया, और आगे आए, सबसे आगे यही हम लोग खड़ा हुए, और आगे चल करके इन लोगों के ही सहारे पूरे जो इसके जज, अध्यापक, वकील, वकील थे, व्यापारी, लेखक, इन्होंने एक से एक किताबें छापी और जनता के सामने दिखाया कि नहीं, दिखाया कि ये सब जो लूट रहे हैं हमें, और हमें चाहिए कि हमें इनसे लड़ाई करनी चाहिए और अपना राज्य स्थापित करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। अब हम घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो तुम्हें कारण बताया वो समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। चलते हैं हम घटनाक्रम की तरफ। क्या हुआ आखिर उस दिन, क्या हुआ कि क्रांति शुरू हो गई और फ्रांस के जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थे वो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो गई। चलिए हम देखते हैं घटनाक्रम। हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण था, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण, उसको देख लिया है। अब हम बात करते हैं क्रांति के घटनाक्रम, कैसे कैसे उसकी क्रांति जो हुई वो कैसे कैसे, किस किस मामलों में और किन तरह से की गई। चलिए हम घटनाक्रम पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1789 ईस्वी में लुई 16 को धन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है धन की, जिससे वो 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की संस्था बुलाया, जिसमें तीनों स्टेटस के लोग जमा हुए। उस संस्था में तीनों स्टेटस के लोग 300 प्रतिनिधि जमा हुए, और जिसमें से जो तृतीय स्टेटस का मध्यम वर्ग जो था, वो सभी अपने लिए, सभी पुरुषों के लिए मताधिकार का जो था मांग किया कि नहीं, हमें मताधिकार चाहिए। ध्यान से सुनिए, पहले 1789 ईस्वी में उसको धन की आवश्यकता पड़ती है लुई 16 को, और वह 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाता है, तथा उसमें से तीनों स्टेटस के सारे लोग गए, प्रतिनिधि गए, चुने हुए प्रतिनिधि गए, तथा उसमें से जो तृतीय स्टेटस मध्यम वर्ग का जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने यह मांग की कि हमें सभी पुरुषों के लिए वयस्क मताधिकार चाहिए, जो कि लुई 16 इस बात को मानने से इनकार करता है। और होता क्या है कि तृतीय स्टेटस के लोग उस सभा को भारी असंतोष प्रकट करते हुए उस संस्था से बाहर निकल आते हैं। और देखिए क्या होता है आगे। इस 5 मई 1789 को लुई 16वां द्वारा स्टेटस जनरल का बैठक बुलाया गया, तथा मध्यम वर्ग इस संस्था से
भारी असंतोष प्रकट करते हुए बाहर निकल कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर बेशक मताधिकार की बात कही थी जो लुई 16 द्वारा अस्वीकार किया गया। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी संस्था में बैठना जहां हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो इस संस्था से हमें बाहर हट जाना ही अच्छा रहे। फिर क्या किए तृतीय स्टेटस के लोग, अब इनका माथा खोल चुका था और यह अब क्रांति की ओर अग्रसर होने लगे थे। कोर्ट नामक जगह पर एक संस्था और सभा होती है और उस सभा का नाम देते हैं नेशनल असेंबली, और उसमें एक प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं कि जब तक राजा की शक्तियों का हम लोग विनाश नहीं कर देंगे तब तक ये सभा भंग नहीं होगी। ठीक है। मध्यम वर्ग के प्रतिनिधियों का टेनिस कोर्ट में एकत्रित होना तथा इस सम्मेलन को नेशनल असेंबली घोषित करना। नेशनल असेंबली घोषित करके यह शपथ लिया करते हैं कि जब तक राजा की शक्तियों का हम विनाश नहीं कर देंगे तब तक ये सभा भंग नहीं होगी। अब देखिए मेन घटनाक्रम जो आता है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में स्थित, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित जो राजा का घर था, कारागृह था, मतलब जेल था, वहां पर जो जेल कैदी थे उन्होंने बैस्टिल का पतन, उसका बैस्टिल बैस्टिल था, जो घर था उसका नाम बैस्टिल था। तो उस जेल में जितने भी कैदी थे वो जेल तोड़ करके बाहर निकल आते हैं और विद्रोह फैला देते हैं। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल का पतन होता है। ठीक है, यहाँ से उसका पतन हो जाता है और जितने भी कैदी थे वो बाहर निकल कर आते हैं और राजा की पूरी जेल को तोड़ ममोड़ करके एकदम राजा को एकदम ध्वस्त कर देते हैं। वहां से राजा हार जाता है और जो नेशनल असेंबली मध्यम वर्ग था वो जीत जाता है। अब यहाँ से 14 जुलाई 1789 के बाद में, मतलब बैस्टिल के पतन के बाद में क्वेश्चन आता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। यही सिर्फ आपको याद नहीं रखना है क्यों हुआ था और बैस्टिल क्या है। ठीक है, इसको कौन किए थे ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। बैस्टिल का पतन बहुत मशहूर चीज होता है, बैस्टिल का पतन। इसके बाद में लुई 16 एक नाम मात्र का, बैस्टिल के पतन के बाद यहाँ पर राजा को हरा दिया मध्यम वर्ग वालों ने। तो यहाँ के बाद इस पतन के बाद, बैस्टिल के पतन के बाद लुई 16 और मैरी एंटोनियट सिर्फ नाम मात्र के राजा बने रहते हैं और देश के लिए जो कायदे कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली बनाने लगती कानून। ठीक है, इसके बाद लुई 16 नाम मात्र का शासक रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए कानून बनाने लगती है। अब क्या की नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में एक संविधान का प्रारूप तैयार करती है, जिसमें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू ने दिए थे, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू की ओर दिया गया था, को अपनाया गया। इस संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। शक्ति के पृथक्करण का मतलब क्या होता है जान लीजिए। शक्ति के बंटवारा, पृथक्करण मतलब बंटवारा, मतलब विभिन्न शक्तियां विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा शक्ति एक ही व्यक्ति के निहित होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया कि मतलब ये शक्ति इनके हाथ में, वो शक्ति उनके हाथ में, ऐसे किया गया। ठीक, बहुत अच्छा काम किए ये लोग। ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, अब क्यों याद रखना है, 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार करके नेशनल असेंबली वहां पर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाती है और फ्रांस में इस तरह से फ्रांस में संवैधानिक, यहाँ पर संविधान बन जाता है और संवैधानिक राजतंत्र, अभी यहाँ पर राजतंत्र ही है, जब तक राजा है जिंदा वहां तक राजतंत्र है। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद 1793 ईस्वी में देशद्रोह का मुकदमा चला करके कि नहीं इन्होंने, लुई 16 ने और मैरी एंटोनियट ने देशद्रोह किया है, तो इस पर मुकदमा चलाता है नेशनल असेंबली, जिससे होता क्या है कि उन दोनों को देशद्रोह के अपराध में लुई 16 और कुछ दिनों के बाद आगे चल करके मैरी एंटोनियट को भी फांसी की सजा सुना दी जाती है और इनको अंततः फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक उन लोगों का जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया, नेशनल असेंबली संस्था थी। अब
एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ में हाथ में चला जाता है शासन व्यवस्था, बोनापार्टा, नेपोलियन बोनापार्टा। एक जिस तरह से हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक सम्राट हुए, देश को आगे बढ़ाने वाले अकबर हुए, उसी तरह से नेपोलियन बोनापार्टा भी उस समय का वहाँ फ्रांस का बहुत ही अच्छा नागरिक था, सम्राट वो हुआ। आगे चल करके नेपोलियन बोनापार्टा ने स्वयं को फ्रांस का प्रधान घोषित किया और अपनी विधि संहिता, अपना नियम वहाँ पर लागू करता है और अपना जो कायदे कानून से अपना राज चलाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर अपने नेपोलियन बोनापार्टा अपने विजय अभियान पर निकलता है और अनेक देशों के साथ युद्ध करता है और बहुत सारे देशों को राष्ट्रीयता की भावना देता है कि नहीं, तुम लोग भी जिस तरह से फ्रांस, जिस तरह से हम आज़ाद हुए इन राज्य क्रांति से, तुम भी आज़ाद हो जाओ, और संदेश देता है इन्हीं सब बातों का। ये अंततः इस पर बहुत विश्व पर प्रभाव पड़ता है। इटली जर्मनी इसी के कारण एकीकरण में भी आए। आगे क्या हुआ हम देखेंगे अगले वीडियोज में। ठीक है, यहाँ पर हमने 1791-93 ईस्वी तक पढ़ लिया है। अब एक आता है वियना कांग्रेस। जब ये मर जाता है नेपोलियन बोनापार्टा, तो वियना कांग्रेस एक होता है 1815 ईस्वी में। वहाँ पर जो इसके द्वारा जो ये जीते गए राज थे और इनके द्वारा जो विधि व्यवस्था लागू किया गया, अब विधि व्यवस्था लागू किया गया है, तो वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, वियना सम्मेलन 1815 में इन सभी विधि व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके एक नई विधि व्यवस्था लागू किया जाता है जो कि बुर्बो राजवंश से ही के ही जैसा था, प्रजातंत्र के ही जैसा नहीं था बल्कि राजतंत्र के जैसा था। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हमने समझाया आपको फ्रांस की पूरी राजक्रांति के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी इसमें टर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स है, आपको सब समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अगर कुछ भी एनीवेयर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी डाउट है, अगर कोई शब्द भी फंसा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम आपके उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में वियना कांग्रेस की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।